देवी एपिसोड 10। विक्रम मल्ला और फूलन देवी बाई जमाव में बड़े लाल के घर मुकीम थे। विक्रम की सेहत तेजी से बहाल हो रही थी और वो डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा आराम कर रहा था। एक रोज़ मुख पर दौड़ता हुआ विक्रम के पास पहुंचा और बोला, एक पुलिस पार्टी गांव की तरफ आ रही है। विक्रम ने अपने चचा को बुलाकर कहा कि वो फूलन के साथ दरिया की तरफ जा रहा है। बड़े लाल ने कहा, फिलहाल तुम्हें आराम करना चाहिए, अभी तुम्हारे लिए चलना फिरना मुनासिब नहीं है। बात यह है कि एक पुलिस पार्टी इस तरफ आ रही है। विक्रम ने कहा, मालूम होता है कि किसी ने मुखबरी कर दी है। बड़े लाल को ख्याल आया कि पुलिस एक बार पहले उसे धमकी दे चुकी है। ऐसा ना हो कि इस दफ़ा वो उसे विक्रम को पनाह देने के जुर्म में गिरफ्तार करके ले जाएं। उसने जल्दी से कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम यहीं रहो चाचा। विक्रम ने कहा, तुम्हारा घर में रहना ज़रूरी है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। बड़े लाल ने कहा, तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी। मैं चंद छुपने की जगह भी जानता हूँ। विक्रम ने अपनी बात पर ज़्यादा जोर नहीं दिया। उसने और फूलन ने अपनी अपनी राइफल के अलावा चंद ज़रूरी चीज़ें उठा लीं और बड़े लाल के हमरा घर से निकल गए। उनका रुख दरिया की तरफ था। वो अगस्त का महीना था और आसमान पर बादलों के टुकड़े तैर रहे थे। सूरज कभी बादलों के पीछे छुप जाता और कभी जाहिर हो जाता था। तीनों थोड़ी ही देर में टीलों और घने दरख्तों में गुम हो गए। वो गाहे बगाहे पीछे मुड़कर देख लेते थे। एक महफूज मुकाम पर पहुंचकर फूलन ने एक बबोल के दरख्त के नीचे दरी बिछाई और तीनों उसके ऊपर बैठकर बातें करने लगे। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि मौत लाला राम और श्री राम के रूप में उनका ताक़ुब कर रही थी। फूलन ने अपनी राइफल दोनों हाथों में पकड़ रखी थी और किसी मुतवक्का ख़तरे का मुकाबला करने के लिए तैयार थी। इस जंगल में परिंदों की आवाज़ों के सिवा कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। मेरा ख्याल है कि हमें जल्द अज जल्द गांव छोड़ देना चाहिए, विक्रम ने कहा। पुलिस को पता चल गया है कि मैं जिंदा हूँ। अब वो हर दूसरे तीसरे रोज़ गांव का चक्कर लगाएंगे। मैं तो यूं कहूँ कि अभी चलो, फूलन देवी ने कहा। इस गांव में अब मेरा दिल ना लगे है। तू जंगलों में रहने की आदी हो गई है, विक्रम ने कहा। गांव में तेरा दिल कैसे लग सकता है? ये बात नहीं, अपने गांव की तो बात ही कुछ और होवे, पर अब तो शायद अपने गांव में भी दिल ना लगेगा। मैं तो मट्टी के खिलौनों से दिल बहलाया करती थी। तूने मेरे हाथ में राइफल दे दी, अब उन खिलौनों में कैसे जी लगेगा? फिर वो बादलों को घूरती हुई बोली, जाने क्या बात है, आज मेरा जी बहुत घबरा रहा है। शायद कुछ होने वाला है। विक्रम हंसने लगा, बोला, बिछड़े हुए बहन भाई याद आ जाएं तो ऐसे ही होता है। नहीं, कुछ और बात मालूम होवे। भाई बहन तो मुझे कभी भी नहीं भूले। विक्रम दरी पर लेटता हुआ बोला, मुझे नींद आ रही है। बड़े लाल बोला, तुझे आराम की ज़रूरत है, तेरा ज़ख्म अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। फूलन उठती हुई बोली, तू आराम कर, मैं ज़रा दरिया के किनारे जा रही हूँ। उसने अपनी राइफल दरख्त के साथ टिका दी और टीलों के दरमियान से होती हुई दरिया के किनारे पहुँच गई। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसे राइफल हाथ से नहीं रखनी चाहिए थी। दरिया के किनारे बैठकर वो पुरानी यादों में खो गई। बचपन कितना खूबसूरत और पुरबहार था। माँ बाप की सख्ती और तंगदस्ती के बावजूद उसे ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। अगरचे उनके छोटे से कच्चे घर में ज़िंदगी की आसाइशें नहीं थीं, पर वो खुश थी। उसे आज भी दरिया के किनारे हम उम्र बच्चों के साथ गुल्ली डंडा खेलना याद था। अगर उसका बाप 11 बरस की उम्र में उसे एक बुड्ढे के पल्ले ना बांध देता तो आज उसकी ज़िंदगी बहुत मुख्तलिफ होती। या अगर मयादीन उसके खिलाफ चोरी का झूठा मुकदमा ना बनाता तो शायद वो इन जंगलों में ना भटक रही होती। दरिया का पानी हालिया बारिशों के सबब गदला हो रहा था, अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां था। फूलन अपने आसपास पड़े हुए कंकर उठाकर पानी में फेंकने लगी। वो इस बात से कतई बेखबर थी कि चंद लम्हों के बाद उसकी ज़िंदगी के स्याह तरीन साने की इब्तदा होने वाली थी।
चंद सातों के बाद उसने यके बाद दीगरे फायर की 2 आवाज़ें सुनी। आवाज़ें बिल्कुल करीब से आई थीं। शायद पुलिस पार्टी उनके ताक़ुब में वहां तक पहुंच गई थी। वो तेज़ी से उठी और दौड़कर करीबी टीले की ओट में चली गई। तब उसे एहसास हुआ कि वो अपनी राइफल विक्रम के पास छोड़ आई थी। 2 गोलियां चलने के बाद बिल्कुल सन्नाटा छा गया था। अगर गोलियां विक्रम पर चलाई गई थीं तो उसकी तरफ से जवाबी फायर होना चाहिए था। अचानक उसके जहन में एक रूह फरसा ख्याल आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने विक्रम और बड़े लाल को सोते में हलाक कर दिया हो। वो पूरे 20 मिनट तक टीले के पीछे छुपी रही, फिर मोहतात अंदाज में उठी और दौड़कर दूसरे टीले की ओट में पहुंच गई। अगर उसके हाथ में राइफल होती तो वो खुद को इतना बेबस महसूस न करती। चंद लम्हों तक वो दूसरी तरफ का जायजा लेने की कोशिश करती रही, फिर अगले टीले की तरफ दौड़ी। तब ही एक शख्स झाड़ियों की ओर से निकलकर उसके सामने आ गया। उसने उसे रोकने के लिए दोनों हाथ फैलाए थे। फूलन ने उसे पहचानने में देर नहीं लगाई। वो लाला राम था। फूलन ने उसे गुच्चा देकर निकल जाने की कोशिश की। इतने में दूसरी तरफ से श्री राम भी निकल आया। उसने अपनी राइफल के अलावा उसकी और विक्रम मल्लाह की राइफल भी उठा रखी थी। ये देखकर फूलन के हाथ पैर फूल गए। सांप अपना वार करने में कामयाब हो गया था। यकीनन दोनों भाइयों ने विक्रम और बड़े लाल को कत्ल कर दिया था और अब उसे कत्ल करना चाहते थे। वो ना भाग सकती थी और ना मुकाबला कर सकती थी। उसकी रफ्तार गोली से तेज नहीं हो सकती थी। विक्रम, विक्रम, वो चिल्लाई, तुम कहाँ हो? लाला राम दांत निकालता हुआ बोला, अपने गले को तकलीफ मत दे छोरी, तेरी आवाज़ जहन्नम तक नहीं पहुंच सकती। उसने वहशियाना कहका लगाया, तेरा सूरमा इस वक्त जहन्नम में आराम कर रहा है। फूलन ने पूरी कुव्वत से उसके पेट में ठोकर मारी। लाला राम दर्द की शिद्दत से दोहरा हो गया। फूलन ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर मुक्का रसीद किया और तेजी से अड़ंगा लगाकर उसे नीचे गिरा दिया। ठाकुर कुत्ते, उसने चीख कर कहा, मुझे कमज़ोर नहीं समझना। ऐन उस वक्त श्री राम ने अकब से उसकी गर्दन पर राइफल का कंधा मारा। फूलन चकरा गई। इतने में लाला राम भी संभल चुका था। उसने आगे बढ़कर फूलन के जबड़े पर एक जोरदार घूंसा मारा। इस 2 तरफा चोट से फूलन के हवास गुम हो गए। वो लड़खड़ाती हुई कई कदम पीछे हटी, ताहम उसने खुद को बरवक्त संभाल लिया। बेगैर तो, उसने कहा, अगर मर्द हो तो बारी बारी मुकाबले पर आओ या एक राइफल मेरे हाथ में दे दो। बारी बारी भी आएंगे, लाला राम ने कहा, अभी तो कलेजा ठंडा नहीं हुआ। श्री राम ने राइफलें एक तरफ रख दी और लाला राम के साथ मिलकर फूलन पर टूट पड़ा। दोनों ने उस पर लातों, घूंसों और मुक्कों की बारिश कर दी। फूलन कुछ देर मुकाबला करती रही, लेकिन फिर निढाल होकर गिर पड़ी। उसका चेहरा जख्मी हो गया था। दोनों भाई उसे घसीटते हुए दरिया के किनारे ले गए, जहां एक छोटी सी कश्ती खड़ी थी। लाला राम ने उसे धक्का देकर कश्ती में फेंका और चप्पू संभाल लिए। श्री राम ने राइफलें कश्ती के पिछले हिस्से पर रख दी और बोला, लाला राम, आज तो जश्न मनाने का दिन है। फूलन ने सर ऊपर उठाकर देखना चाहा तो लाला राम ने उसके मुंह पर जोर से ठोकर मारी। फिर बोला, हरामजादी, सर नीचे रख। देखती नहीं हम ठाकुर यहाँ पर बैठे हैं? हम ऊंची जात वाले हैं। तेरा सर हमारे पाँव में अच्छा लगे है। क्यों भाई श्री राम, मैंने झूठ तो नहीं कहा? श्री राम कहका लगाता हुआ बोला, ये भी कोई पूछने वाली बात है? भला किसी ठाकुर ने भी कभी झूठ बोला है? क्यों री फूलन देवी, तेरा वो खरा आदमी किधर है जिसके बल पर तू इतराती थी? फूलन के हवास पूरी तरह काम नहीं कर रहे थे। तशद्दुद के सबब वो बिल्कुल निढाल हो चुकी थी। उसने बड़ी मुश्किल से अपने ख्यालात को जुबान देते हुए कहा, श्री राम, खरा आदमी मर के भी खरा ही रहवे। विक्रम मल्लाह दलेर आदमी था। उसने कभी छुप कर वार नहीं किया था। वो औरत पर हाथ ना उठावे था। बेगैरत, कमीने, कुत्ते, अगर तेरी राइफल में कोई गोली बाकी है तो मुझे ख़त्म कर दे। श्री राम आंखें फैलाता हुआ बोला, भाई लाला राम, ये तो अब भी बोलती है। लाला राम बोला, बोलती है और खूब बोलती है, जभी तो इसे मारने में मज़ा आवे है। एरी छोरी, हम तुझे इतने आराम से ख़त्म नहीं करने के।
अभी हमारा कलेजा ठंडा नहीं हुआ। तू भी तमाशा देख, हम भी देखते हैं। श्री राम ने कहा, अगर ये मेरी बात मान लेती तो आज इसका सर इतना नीचे ना होता। मेरा सर आज भी ऊंचा है ठाकुर कुत्ते, फूलन ने कहा, पर अंधों को नजर ना आवे। लाला राम फूलन के करीब बैठा था। उसने अपना पैर फूलन के सर पर रख दिया और उसे दबाता हुआ बोला, वाह वाह, कैसा ऊंचा सर है, कुत्ते की दुम की तरह। एक तवील सफर तय करने के बाद उनकी कश्ती किनारे पर रुक गई। दोनों भाई उठे, फूलन को घसीट कर बाहर निकाला और उसे आगे आगे चलने का हुक्म दिया। परेशान हाल और निढाल फूलन बिखरे बालों के साथ लड़खड़ाती हुई ठाकुर भाइयों के आगे आगे चलने लगी। सामने एक छोटी सी बस्ती थी। फूलन ने नज़र उठाकर देखा तो उसे पहचान लिया। बेहमाई नामी गांव था। ये वही जगह थी जहां सुरेंद्र सिंह नामी नौजवान ने कबड्डी के मैदान में फूलन की बेइज्जती की थी। बस्ती के सामने लोगों का एक हजूम फूलन का तमाशा देखने के लिए जमा हो गया था। श्री राम और लाला राम फूलन को धक्के देते हुए कहके लगाते हुए ला रहे थे। फूलन अगर जरा सा रुकती या आहिस्ता होती तो दोनों भाई उसे घूंसे और लाते रसीद करते। गांव के लोगों में ज्यादातर तमाशा देखने वाले लोग थे। चंद शरीफ लोग भी थे। उन्होंने दबी जुबानों से इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई और लोगों से कहा कि उन्हें मजलूम लड़की की मदद करनी चाहिए, लेकिन किसी ने इस जुल्म को रोकने की जुर्रत नहीं की। ठाकुर भाइयों की इस गांव में बड़ी दहशत थी। लोग उनकी दास्तानें सुनते रहते थे। शाम हो चुकी थी और बेहमाई की फजा में एक गमनाक नगमा गूंज रहा था। फूलन गांव की कच्ची गलियों में बेआवाज सिसकियां लेती हुई चल रही थी। उसके आवाज सुन हो चुके थे। बाजू बेजान लकड़ियों की मानद कंधों के साथ लटक रहे थे। बाल बिखरे हुए थे। आंखें बंद हुई जा रही थीं। सिर्फ टांगें हरकत में थीं। उसके पीछे लोगों का एक हुजूम धूल उड़ाता हुआ चल रहा था। उनमें बूढ़े भी थे, नौजवान भी थे और बच्चे भी थे। कुछ एहतजाज कर रहे थे, कुछ अफसोस कर रहे थे, कुछ शैतान सिर्फ लुत्फ अंदोज हो रहे थे और पुरजोश आवाज़ों में एक दूसरे को बता रहे थे कि ये वही फूलन देवी है जिसने कबड्डी के मैच में हिस्सा लिया था। ये डाकू छोकरी है, खतरनाक डाकू है, इसे मारो, खूब मारो। गांव के तमाम दरवाजे खुल गए थे। औरतें रोते बसूरते बच्चों को संभालती हुई गली में पहुंच गई थीं। कुछ कानों को हाथ लगा रही थीं, कुछ आंखें फैलाए फूलन देवी की दहशत के किस्से सुन रही थीं। और ठाकुर भाई फूलन देवी को इस तरह हाँक रहे थे जैसे गाड़ी वाला किसी अड़ियल बैल को हाँकता और बुरा भला कहता है। कुछ देर बाद ये जुलूस एक मकान के सामने पहुंचकर रुक गया। एक बूढ़े ने हिम्मत करके कहा, महाराज, इस औरत ने क्या जुर्म किया है? इस पर इतना जुल्म क्यों कर रहे हो? चंद एक और भी शरीफ लोग आगे बढ़े और डरते डरते एहतजाज किया। एक ने कहा, बेचारी औरत है, छोड़ दो इसे, माफ़ कर दो। अगर इसने कोई जुर्म किया है तो इसे काफ़ी सज़ा मिल चुकी है। गुस्सा जाने दो, मर्दों को ऐसी बातें ज़ेब नहीं देती। बूढ़े ने कहा, भगवान से डरो, माफ़ कर दो बेचारी को, ये भी किसी की बहू बेटी है। लाला राम बड़क मार कर बोला, परे हट जा बुड्ढे, नहीं तो तेरा भी हशर कर दूंगा। क्या लगे है ये तेरी? बहू लगे है, बेटी लगे है या बहन लगे है? महाराज, मेरा कोई रिश्ता नहीं है इससे। बूढ़ा पीछे हटता हुआ बोला, पर यह भी तो मेरी बहू बेटियों की तरह है, गुस्सा थूक दो। लाला राम ने राइफल लोड की और एक हवाई फायर किया। लोग घबराकर पीछे हट गए। बच्चे चीखते हुए घरों की तरफ भागे। किसी ने पुलिस का नाम लिया। लाला राम शैतानी कहका लगाता हुआ बोला, कौन है ये पुलिस का लगता? हम इस इलाके के बादशाह हैं। पुलिस हम पर हाथ नहीं डाल सकती। पुलिस के बड़े बड़े अफसर हमें सलाम करने आते हैं। जाओ जिसको जाना हो पुलिस के पास। श्री राम ने फूलन को बालों से पकड़ लिया और उसे खींचता हुआ एक कमरे में ले गया। चल घुस जा अंदर, आराम कर ले, बहुत थक गई होगी तू। उसने उसे धक्का देकर चारपाई पर गिरा दिया। फिर तेरे साथ बारी बारी मुकाबला होगा। वो कमरे से निकल गया और बाहर से ताला लगा दिया। फूलन देवी बिस्तर पर गिरकर फूट फूट रोने लगी। वो बिल्कुल टूट चुकी थी। कमरा तारीक था
हवा या रोशनी के अंदर दाखिल होने के लिए कोई रास्ता नहीं था। कोई मामूली सी छड़ी भी नहीं थी। फूलन के कानों में लोगों की आवाज़ें आ रही थीं। वो ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे। फूलन इन बेहंगम आवाज़ों का मतलब नहीं समझ सकी, पर उसने इतना ज़रूर सुना कि उसका नाम बार बार लिया जा रहा था। उसे यकीन हो गया कि वो इसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन था। ताहम उसे ये भी पता था कि मौत से पहले उसे कई अजियतनाक मरहलों से गुजरना पड़ेगा, वरना ठाकुर भाई उसे जंगल में ही कत्ल कर देते। अभी उसकी किस्मत में मज़ीद रुस्वाइयाँ लिखी थीं। उसके दिल में फौरी मौत की ख्वाहिश पैदा हुई, पर मौत उससे बहुत दूर थी। अगर उसके पास खंजर होता तो वो उसे अपने सीने में उतार लेती। अगर पिस्तौल होता तो उसे कनपटी के साथ लगाकर सांसों का रिश्ता मुनक़ता कर देती। माचिस होती तो इस कमरे को अपनी चिता में तब्दील कर देती। लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था। वो लम्हा लम्हा मौत की अजियत बर्दाश्त करने पर मजबूर थी। कुछ देर बाद उसकी आंखें तारीकी से मानूस हुईं तो वो उठ बैठी और कमरे का जायज़ा लिया। कमरे में चारपाई के अलावा एक मटका, एक गिलास और एक बाल्टी मौजूद थी। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे वो हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकती। उसने उठकर पानी पिया, मुंह धोया और वहाँ से फरार होने के इम्कानात पर गौर करने लगी। लेकिन दीवारें सख्त और दरवाज़ा मुकफ्फल था। अगर वो दीवार में नकब लगाकर निकलने की कोशिश भी करती तो कोई फ़ायदा ना होता। ठाकुर भाई उसे दोबारा दबोच लेते और पहले से ज़्यादा बुरा सलूक करते। रात धीरे धीरे अपने पर फैला रही थी और तारीकी गहरी होती जा रही थी। फूलन कमरे के अंदर सख्त अजियत महसूस कर रही थी। वो कभी लेट जाती, कभी उठकर तारीकी में घूरने लगती और दरवाजे को खींच कर देखती। बाहर से आने वाली आवाज़ें रफ्ता रफ्ता मादूम हो गईं। तमाशाई अपने अपने घरों को चले गए थे। किसी ने भी मजलूम लड़की की रिहाई के लिए खुद को खतरे में डालना पसंद नहीं किया था। फूलन देवी बिस्तर पर लेटकर छत को घूरने लगी। उसके बदन का जोड़ जोड़ दर्द कर रहा था। जिस्म के कई हिस्से चोटों की वजह से सूज गए थे। लेटे लेटे उसकी आंखें बोझल हो गईं और नींद उसके आवाज़ पर गालिब आने लगी। तब ही उसके कानों में खटपट की आवाज़ आई। उसके हवास एक बार फिर बेदार हो गए। कोई शख्स ताला खोल रहा था। लम्हा भर के बाद एक ह्योला अंदर दाखिल हुआ। उसने अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया और सीधा बिस्तर की तरफ बढ़ा। फूलन उठकर बैठ गई, सिमट कर पीछे हट गई। आने वाले के कद से उसने अंदाज़ा लगा लिया कि वो श्री राम था। फूलन को अच्छी तरह मालूम था कि उसकी आमद का मकसद क्या था। उसे ये भी मालूम था कि वो अपना दिफा करने के काबिल नहीं थी, ताहम वो आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। जब श्री राम ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने एक ज़ोरदार घूंसा उसके मुंह पर मारा और नाखनों से उसे नोचने की कोशिश की। श्री राम बकता हुआ पीछे हटा, फिर पूरी कुव्वत से फूलन के सर पर मुक्का मारा। वो मुक्का इतना शदीद था कि उसे अपना सर फटता हुआ महसूस हुआ। उसकी सारी मुदाफ़ियत जवाब दे गई। वो बिस्तर पर गिरकर हाँफने लगी। फिर श्री राम बिल्कुल वहशी बन गया। पौन घंटे के बाद वो कमरे से निकल गया और अपने पीछे जुल्म और बर्बरियत के आसार छोड़ गया। फूलन अभी संभलने भी न पाई थी कि कमरे का दरवाज़ा दोबारा खुला और एक और ह्योला बिस्तर की तरफ बढ़ा। वो शायद लाला राम था। वो बर्बरियत में अपने भाई से भी आगे बढ़ गया। अगली सुबह उसे थोड़ी देर के लिए कमरे से निकाला गया। जब वो हवाइजे ज़रूरिया से फारिग हो गई तो दोबारा उसे कमरे में बंद कर दिया गया और नाश्ता के लिए उबला हुआ दलिया दिया गया। उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि उसने दलिए की तरफ देखा तक नहीं, अलबत्ता थोड़ा सा पानी पिया और दोबारा बिस्तर पर लेट गई। उसका लिबास चीथड़ों की सूरत में लटक रहा था और चेहरा बुरी तरह सूजा हुआ था। थोड़ी देर बाद श्री राम उसके कमरे में दाखिल हुआ और वहशत और बर्बरियत की दास्तान दिन की रोशनी में दोहराई जाने लगी। श्री राम, मैं तुझे दुर्गा देवी का वास्ता देती हूँ, फूलन ने कहा, मेरे साथ ये जुल्म ना कर। श्री राम कहका लगाता हुआ बोला, अरे तूने हमारा जुल्म तो देखा ही नहीं। लोग कसाई कहते हैं, कसाई। हम जिंदा आदमी के टुकड़े कर देते हैं। तू तो अभी सालम है, चंद खराशों से घबरा गई। अगर तू कसाई है तो मुझे ख़त्म कर दे।
फूलन ने कहा, मेरे भी टुकड़े कर दे, गला काट दे मेरा, या मुझे जहर ला दे कहीं से। अभी तेरा वक्त नहीं आया, हर काम वक्त पर अच्छा लगता है। उन अजियतनाक दिनों की याद फूलन की रूह पर आज भी कपकपी तारी कर देती है। उसका हर दिन अजाब और हर रात जहन्नम में गुजरती थी। उन दिनों वो वक्त का सारा हिसाब भूल गई थी। उसे कुछ पता नहीं था कि कब सुबह होती थी और कब शाम। वो सारा वक्त नीम बेहोशी की हालत में बिस्तर पर पड़ी रहती थी। एक सुबह लाला राम उसे कमरे से खींचकर बाहर निकाल लाया। नीम तारीक कमरे से एकदम सूरज की तेज रोशनी में आकर फूलन की आंखों में चुभन होने लगी। उसने रोशनी से बचने के लिए आंखों पर बाजू रख लिया। वो अभी तक अपने मैले फटे हुए कपड़ों में मलबूस थी। श्री राम साए में एक चारपाई पर बैठा था। फूलन के बाहर आते ही बहुत से मर्द और बच्चे वहां जमा हो गए, ताहम उनमें औरत कोई नहीं थी। हर शख्स खौफजदा नज़रों से फूलन की तरफ देख रहा था। अगर ये सलूक किसी ठाकुर औरत से किया जाता तो पूरा गांव उठ खड़ा होता और उनकी औरत की बेहुरमती करने वाले को मौत के घाट उतारने के बाद चैन से बैठता। लेकिन एक हरिजन लड़की की उनके दिल में क्या वुक्कत हो सकती थी? उसके साथ कुछ भी हो जाए, उनकी गैरत भला क्यों जोश में आती? फूलन को कमरे से बाहर निकालने के बाद लाला राम ने उसके कदमों में एक बाल्टी फेंकी और कहा, जाकर कुएं से पानी भर ला। अपनी तमाम बेबसी और कमज़ोरी के बावजूद फूलन ने शिकस्त तस्लीम नहीं की थी। वो ठाकरों के सामने झुकने पर तैयार नहीं थी। बाल्टी को ठोकर मारती हुई बोली, मैं राइफल चलाती हूँ, पानी नहीं भरती। जा अपनी माँ को भेज पानी भरने के लिए। बाल्टी उठा ले, नहीं तो बहुत बुरा होगा। बुरा हूँ? अब और क्या बुरा होगा? मैं तेरे बाप की नौकर नहीं हूँ। जो पहले नहीं किया वो भी करके देख ले। लाला राम गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा। बाल्टी उठाती है या उठाऊं हाथ? फूलन ने उसके मुंह पर थूक दिया। हाँ, उठा हाथ। ठाकुर कुत्ते, मार ले मुझे, जान से मार दे। पहले क्या नहीं किया तूने? लाला राम ने उसके मुंह पर मुक्का मारा। उठाती है या नहीं? नहीं उठाती, ले और मार। लाला राम उसे घसीटता हुआ अंदर ले गया और दोबारा कमरे में बंद कर दिया। उसके बाद दोनों भाइयों ने फूलन पर तशद्दुद के ऐसे तरीके आजमाए जिन्हें तहरीर करते हुए कलम कांपता है। उन्होंने गस्टापू को भी मात कर दिया, सिर्फ इसलिए कि वो उसे अपनी झूठी गैरत के सामने झुकाना चाहते थे। हर इंसान की कुव्वत बर्दाश्त की एक हद होती है। एक रोज़ फूलन की कुव्वत बर्दाश्त भी जवाब दे गई। उसने चीख चीख कर कहा कि वो पानी भर कर लाने को तैयार है। ये सुनकर ठाकुर भाई उसे एक बार फिर बाहर लाए। जिस मकान में उन्होंने फूलन को रखा हुआ था, उसके सामने हर वक्त चंद बेगैरत तमाशाई और बच्चे फूलन का तमाशा देखने के लिए जमा रहते थे। पूरे गांव में एक भी गैरतमंद ऐसा नहीं था जिसने फूलन को आज़ाद कराने की कोई ठोस कोशिश की हो या पुलिस को इत्तला दी हो। लाला राम ने 2 बाल्टियां उसकी तरफ फेंकी और कहा, ये ले, इन्हें अच्छी तरह भर के लाना। जिस मकान से फूलन रवाना हुई थी वो गांव के वस्त में था और जिस कुएं से उसे पानी लाने के लिए कहा गया था वो गांव के किनारे पर था। इस अमर की खबर बिजली की तरह पूरे गांव में फैल गई। जो खेतों में काम कर रहे थे उन्होंने हल रोक दिए, दरांतियां हाथ से रख दीं और गांव की तरफ भागे। दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दीं। औरतों ने बच्चों को दूध पिलाना मौकूफ़ कर दिया, तवे उतार कर नीचे रख दिए और फूलन की एक झलक देखने के लिए खिड़कियों और दरवाज़ों की ओर से बाहर झांकने लगीं। इस हुजूम के दरमियान एक बरहना लड़की जिसकी उम्र हनूज 20 बरस से कम थी और जिसे दुनिया फूलन देवी के नाम से जानती है, 2 बाल्टियां पकड़े कुएं की तरफ जा रही थी। मेहराबपुर का जागीरदार हो या चंबलवादी का ठाकुर, दौलत और ताकत का घमंड सबको एक जैसा नाच नचाता है। शैतान जब इंसान को फरेब देता है तो उसकी बसारत और बसीरत दोनों छीन लेता है। फिर ये फरेब खोरदा इंसान एक कमज़ोर और बेबस औरत को बेइज्जत करके ये समझता है कि उसने कोई बहुत ही अजीम कारनामा सरअंजाम दिया है। हालांकि अगर वो ज़रा सा गौर कर ले तो नदामत के सबब ज़मीन में गड़ जाए। लेकिन ये लोग अपनी शर्मनाक हरकत पर यूं भंगड़े डालते हैं
जैसे उन्होंने कोई मुल्क फतह कर लिया हो या किसी रुस्तम जमान को जेर कर लिया हो। श्री राम और लाला राम फूलन देवी के पीछे उछलते कूदते और बड़के मारते हुए चल रहे थे। उन्होंने भरी हुई राइफलें उठा रखी थीं और ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे थे जिन्हें एहते तहरीर में लाने की तहजीब इजाज़त नहीं देती। तमाशाई आंखें फाड़कर ये इंसानियत सोज मंजर देख रहे थे। किसी को ये कहने की जुर्रत नहीं हुई कि उनकी बहू बेटियां भी फूलन से कुछ मुख्तलिफ नहीं हैं। तुम एक लड़की को नहीं, गांव की सब लड़कियों को बेइज्जत कर रहे हो। बहरहाल फूलन देवी कुएं पर पहुंची, डोल के जरिए पानी निकाला, बाल्टियां भरी और वापस रवाना हुई। जब वो श्री राम की रिहाइशगाह पर पहुंची तो बहुत सा पानी छलकने की वजह से गिर गया था। लाला राम ने ठोकर मारकर दोनों बाल्टियां उलट दीं और बोला, ये तुम पानी लाई हो? सारा पानी तो तुमने रास्ते में गिरा दिया है। जाओ दोबारा पानी भर के लाओ। बाल्टियां चूंकि फूलन के हाथ में थीं, इसलिए वो भी बाल्टियों के साथ ज़मीन पर गिर गई। वो बहुत कमज़ोर और थकी हुई थी। दोबारा कुएं तक जाना उसके लिए तकरीबन नामुमकिन था। वो सजदे की हालत में ज़मीन पर पड़ी थी और अपने लिए मौत की दुआ कर रही थी। लाला राम ने उसे ठोकर मारकर एक तरफ लुढ़का दिया, फिर तंजिया अंदाज में कहका लगाता हुआ बोला, अभी मैं तुझे माफ़ करता हूँ, जा अपने कमरे में जाकर आराम कर ले, लेकिन रात को तुझे सारी रात पानी भरना पड़ेगा। जिस कुएं से फूलन ने पानी भरा था वो गांव के सरपंच के मकान के बिल्कुल करीब था। उस सरपंच का नाम तकदीर राम है। फूलन को तवक्को थी कि ये शख्स ज़रूर उसकी मदद को आएगा और कुछ नहीं तो कपड़ों का एक जोड़ा ही उसकी तरफ फेंक देगा। लेकिन तकदीर राम अपने घर से बाहर नहीं निकला। बाज़ लोगों का कहना है कि वो छुपकर बाहर झांक रहा था। फूलन देवी को बिल्कुल याद नहीं है कि वो कितने दिन ठाकुर भाइयों की कैद में रही। 1 हफ्ता, 10 दिन या 20 दिन। ठाकुर भाइयों के नाकाबिले बर्दाश्त तशद्दुद ने उससे वक्त का सारा शऊर छीन लिया था। एक रात फूलन के कमरे से निकलने वाले आखिरी शख्स ने कमरे का दरवाज़ा बंद नहीं किया। या तो वो भूल गया था और या उसने फूलन की मजलूमियत को देखते हुए दानिस्ता ऐसा किया था। फूलन हर रात कई मरतबा दरवाज़ा चेक करती थी। उसे तवक्को थी कि कभी न कभी कोई न कोई शख्स दरवाज़ा बंद करना भूल जाएगा। उस रात जब उसने कुंडी लगने की आवाज़ नहीं सुनी तो वो चंद लम्हों तक दरवाजे के करीब खड़ी होकर बाहर की आवाज़ें सुनने की कोशिश करती रही। वो रात का पिछला पहर था और हर तरफ सन्नाटा तारी था। उसने एहतियात से दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गई। गांव की गलियां तारीक और सुनसान पड़ी थीं। हर शख्स अपने घर के अंदर सुख की नींद सो रहा था। फूलन देवी तारीकी में लिपटे हुए उन खामोश मकानों पर नफ़रत की नज़र डालती हुई आगे बढ़ती रही। वो अपने दिल में अहद कर रही थी कि ज़ालमों की इस बस्ती में आएगी और इंतकाम के शोले साथ लेकर आएगी। वो अपने रास्ते में आने वाली हर शय को जलाकर राख कर देगी। दरिया के किनारे पहुंचकर उसने अपनी रफ्तार तेज़ कर दी। उसका रुख दरिया के ज़ेरी हिस्से की तरफ था। उसे मालूम था कि उसका गांव गुराहा पूर्वा दरिया के ज़ेरी हिस्से में ही कहीं वाक़ था। कितने मील ये मालूम नहीं था। उस वक्त उसकी नज़रों में और कोई जाए पनाह नहीं थी। विक्रम मल्लाह की मौत उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। एक ज़िम्मेदार पुलिस अफसर ने अखबारात को जो बयान जारी किया उसके मुताबिक ख़तरनाक डाकू विक्रम मल्लाह, जिसने गुज़िश्ता माह से चंबल वादी में ज़बरदस्त दहशत फैला रखी थी, पुलिस के मुकाबले में हलाक हो गया था। बयान में मज़ीद कहा गया कि पुलिस के जवानों और अफसरों ने अपनी जानें ख़तरे में डालकर विक्रम मल्लाह के गिरोह का ताक़ुब किया और शदीद मुकाबले के बाद हलाक कर दिया। बहरहाल विक्रम मल्लाह हलाक हो चुका था और उसके साथी गिरोह की तंजीमें नौ के लिए भाग दौड़ कर रहे थे। राम अवतार ने चंद डाकुओं को अपने गिर्द इकट्ठा किया और अपने सरदार होने का ऐलान कर दिया। एक डाकू ने उसे मशवरा दिया कि उसे पहले मुस्तकीम से बात कर लेनी चाहिए। ये हमारे घर का मामला है। दूसरे डाकू ने कहा, मुस्तकीम से बात करने की क्या ज़रूरत है? मेरा ख्याल है कि मुस्तकीम और मान सिंह से मशवरा कर लेना मुनासिब होगा। राम अवतार ने कहा, हम बवक्ते ज़रूरत उनसे मदद हासिल कर सकते हैं। मान सिंह मुस्तकीम से अलग हो गया है, एक डाकू ने बताया।
उसने अपना गिरोह बना लिया है, लेकिन उसने मुस्तकीम से अपना ताल्लुक ख़त्म नहीं किया। दोनों एक दूसरे की मदद करते रहते हैं। फूलन देवी कहाँ है? किसी ने पूछा। मैंने सुना है कि वो श्री राम सिंह के साथ मिल गई है, राम अवतार ने कहा। हालांकि वो दोनों भाइयों से सख्त नफरत करती थी। एक डाकू जो सबसे अलग थलग बैठा था, फूलन का जिक्र सुनकर चौंका और बोला, मैंने तो एक और ही कहानी सुनी है। विक्रम मल्लाह पुलिस के हाथों नहीं मारा गया, उसे श्री राम ने कत्ल किया। कल मुझे बहमाई का एक बासी मिला था। उसका कहना है कि श्री राम और लाला राम विक्रम को कत्ल करने के बाद फूलन देवी को अपने साथ बहमाई ले गए थे। वहां उन्होंने 62 ठाकुरों के साथ मिलकर फूलन देवी पर बहुत जुल्म किए हैं। नंगा गांव की गलियों में घुमाया और हर तरह बेइज्जत किया। राम अवतार का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। बोला, अगर ये सच है तो उन दोनों भाइयों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फूलन इस वक्त कहाँ है? कहने वाले का कहना है कि फूलन 2 रोज से गायब है। गांव में उसके बारे में मुख्तलिफ अफवाहें फैली हुई हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि फूलन ने खुदकुशी कर ली है। बाज का ख्याल है श्री राम ने फूलन को कत्ल करके उसकी लाश जमुना में फेंक दी है, और बाज का कहना है कि फूलन उनकी कैद से फरार हो गई है। पर यह किसी को मालूम नहीं कि फूलन इस वक्त कहाँ है।